झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण संशोधन विधेयक, जिसे स्थानीय नीति विधेयक या डोमिसाइल भी कहा जा रहा है, वो एक बार आज फिर से यहाँ पे पेश हुआ है। मैं बता दूं कि राज्यपाल ने उसे वापस किया था, एक बार फिर उसी रूप में बिना किसी संशोधन के वही भेजा गया है। और अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है, जहां बीजेपी का कहना है या विपक्ष का कहना है कि ये एक पोस्ट डेटेड चेक है। जो विपक्षी नेता अमर बावरी हैं, उन्होंने कहा कि एक बार फिर जनता को, यहाँ के युवाओं को छलने का काम किया गया है। वहीं जेएमएम के ही विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने कहा है कि ये सरासर धोखा और सिर्फ धोखा है। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि वो बीजेपी के इशारे पर काम नहीं करेगी और राजभवन को भी कटघरे में खड़ा करते हुए कहा है। सुदीप कुमार सोनू, जो कि जेएमएम के विधायक हैं, उन्होंने कहा कि राज्यपाल जो हैं वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं और वो वैसा नहीं करेंगे जैसा बीजेपी चाहे। आइए देखते हैं इस पर क्या कहना है अन्य नेताओं का। क्या वो भी क्या 9वीं अनुसूची में भेजा, इसका मतलब ये लटका दिया। अच्छा, बोले इसी आधार पे नौकरी देंगे, ये स्थानीय नेता लागू हो जाने के कैसे? अरे यार, आप डिफाइन कर नहीं पाए ना, स्थानीय कौन है ये तो डिफाइन आप किए नहीं, किसको आप नौकरी दीजिएगा? बोले 32 वाला स्थानीय रहेगा, ये पास अगर हो गया तो पास तो यहाँ से हो गया राज्यपाल की मंजूरी के बाद। लेकिन फिर 9वीं सूची में भेजा गया ना। क्यों 9वीं सूची में भेजने का काम था? आप कोई विषय ही नहीं है। आप यहाँ पर, यहाँ के झारखंडियों को आप नौकरी देना चाहते हैं तो आप डिफाइन करिए कि कौन यहाँ का व्यक्ति स्थानीय है। हम तो बराबर इस बात को बोलते रहे कि जिसके हाथ में खतिया ना वही यहाँ के स्थानीय है। आप वैकेंसी निकालो, लेकिन एक भी वैकेंसी नहीं निकाल रहे हो। अच्छा दादा, नौकरी को लेकर क्या नौकरी कहाँ से मिलेगी? अब तो फिर बाहर के लोग आएंगे। आप वैकेंसी निकालेगा तब ना नौकरी लोगों को मिलेगी। ये तो आउटसोर्सिंग वाला काम हो रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक बात सिर्फ एक मैं ये कहना चाहूँगा कि महामहिम के निर्देशों के मुताबिक झारखंड मुक्ति मोर्चा की राजनीतिक लाइन तय नहीं होगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा की लाइन, उसकी विचारधारा, उसके एजेंडे, अपने लोगों के प्रति जो हम लोगों ने कमिटमेंट्स किए हैं, उसके आधार पर तय होती है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा यह मानता है कि 1932 का खतियान ही झारखंड के मूलवासी की पहचान है। हम उस बात पर कायम है। इसके लिए जिस स्तर तक संघर्ष करना होगा हम लोग संघर्ष करेंगे, जहाँ तक जाना होगा जाएंगे। और रह गया सवाल जो विपक्ष 9वीं अनुसूची में ले जाने की बात कह रहा था, मैं चुनौती देकर उनसे कहता हूँ कि महामहिम राज्यपाल तमिलनाडु राज्य के निवासी हैं, जहाँ पूरे देश में सबसे पहले 69% आरक्षण लागू है। और वह 69% आरक्षण इसलिए लागू है कि तमिलनाडु का वह आरक्षण संविधान की 9वीं अनुसूची में डालकर संरक्षित है। तो जो कानून तमिलनाडु के लिए सही है वो कानून झारखंड के लिए गलत कैसे हो सकता है? और जिस बात को ये बार बार कह रहे हैं कि एक्जीक्यूटिव ऑर्डर आप निकाल कर देख लीजिए कि 13-11 में बांटने का जो प्रयास रघुवर सरकार के दरमियान हुआ था वो कोर्ट में जाकर औंधे मुँह गिरा था। हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा दोबारा हो, इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये मूल स्वरूप में 9वीं अनुसूची के लिए जाए। कानूनी पचड़े में बात कर रहे हैं, कानूनी पचड़े में कौन कानूनी पचड़े? कानूनी पचड़े से बचाने के लिए तो 9वीं अनुसूची है कि जुडिशियल न्यायिक समीक्षा से परे होने के लिए 9वीं अनुसूची है ना। अगर वो इतने पक्षधर हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि 32 का खतियान लागू हो तो राज्यपाल को भेजें और वहाँ से 9वीं अनुसूची में डालें। उसके बाद अगर न्यायिक समीक्षा में निरस्त होता है तब झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी गलती मानेगा। वो तो बिहार में ही रहा था, तो अब उसके बाद 2000 से 2003 के बीच भी बाबूलाल जी ने एक नीति बनाया, वो खारिज हो गया। इस बीच में 2007 में सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की खंडपीठ ने कहा है कि 9वीं अनुसूची में भी जो 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी शामिल हो गया है या शामिल होने वाला है, सब पर हम न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं कि ये लोगों के संविधान के मूलभूत ढांचा के अनुरूप है कि नहीं है। तो जब समीक्षा हो सकती है दोनों की, तो ये सरकार समय गंवा रही है कि इसकी न्यायिक समीक्षा हुई, कोई न्यायालय में जाए। दूसरी तरफ ये कहते कि ये नहीं होगा तब तक हम नौकरी नहीं देंगे, वो भी नहीं है। नौकरियां पहले की ही नीति पर दे रहे हैं, तो आगे यही सिलसिला चलता रहेगा। इसलिए एक तरह से ये जनता को धोखा देने का प्रयास है कि हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं, जबकि वास्तव में उनके लिए आप कुछ कर नहीं रहे हैं। जो पहले से होते आ रहा है वही लंबे समय तक होते रहेगा। कल मेरा एक निजी संकल्प भी इसी विषय पर है, आएगा तो मैं अपनी बात को सदन में रखूंगा उस पर। सर लेकिन जो राज्यपाल ने जो ऑब्जेक्शन के साथ वापस किया था, अब तो उसका कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि एज इट इज़ फिर वही भेज दिया गया। राज्यपाल ने जो ऑब्जेक्शन किया था उसमें अटॉर्नी जनरल ने जो सलाह दिया था राज्यपाल को,
उसको उद्धृत करते हुए लिखा है उन्होंने कि उसका जो 6A है आपके विधेयक का वो असंवैधानिक है। उसने भी दिया है कि क्लास 3 और क्लास 4 की नौकरियों में आपने जो परिभाषा बनाया है, परिभाषा आपकी सही हो सकती है, मगर आप किसी को रोक नहीं सकते हैं कि नौकरियों के लिए कोई दूसरा आवेदन नहीं करे। ऐसा करना संविधान के धारा 14 और 16 के खिलाफ होगा। अटॉर्नी जनरल ने साफ कर दिया है कि आप किसी को रोक नहीं सकते हैं, आप प्राथमिकता दे सकते हैं। जो स्थानीय व्यक्ति है हम उसको प्रायोरिटी देंगे, प्राथमिकता देंगे। कितने समय के लिए? नहीं, ये अटॉर्नी जनरल ने कहा है, तो संविधान के प्रावधान के अनुसार कहा है, कोई बाउंड्री इसकी बाउंडिंग की बात नहीं है। दूसरा उसने ये भी कहा है कि क्लास 3 की नौकरियाँ तो नहीं कर सकते हैं, क्लास 4 में अगर आप करते भी हैं कि सबको हम स्थानीय ही लेंगे, तो उसमें भी आपको 5 साल के बाद उसके समीक्षा करने का प्रावधान होना चाहिए। तो अटॉर्नी जनरल ने जो कहा है, राज्यपाल ने जो भेजा है, वह संविधान सम्मत है, तो उसका ध्यान रखना चाहिए था। फिर से वही विधेयक पेश कर देने का मतलब है कि कम से कम अगले विधानसभा के चुनाव तक तो राज्य की जनता को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ये ज़रूर कहेंगे कि हम फिर दोबारा आएंगे तो करेंगे। तो जब इस बार आप सरकार में हैं, बहुमत की सरकार है, इस बार आप नहीं कर पा रहे हैं, तो अगली बार आप भी आपसे होगा कि नहीं होगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है। तो इस तरह की बातें विधानसभा के पटल पर रखकर जनता में सही संदेश नहीं जाए, यही प्रयास है। सर, पहले भी आपने इसको लेकर कहा था कि मुख्यमंत्री ने जो 1932 खतियान का रायता फैलाया है, उसे जल्द से जल्द वो समेट लें। समेटने का एक अवसर तो राज्यपाल महोदय ने दिया है, एक अवसर था, ये जनता को बता सकते थे कि अटॉर्नी जनरल की राय है, या अटॉर्नी जनरल के राय के विपरीत किसी और बड़े अधिवक्ता से या अपने एडवोकेट जनरल से कोई राय ले लेते और बताते कि नहीं, उनका कहना कुछ अलग है। तो अप्रासंगिक निर्णयों को ये विधानसभा के सामने रखकर और केवल उसको प्रस्ताव के रूप में पास करा लेने से समस्या का भी समाधान नहीं होगा, जो सरकार चाहती है वो भी नहीं होगा। अब जनता ही इस पर पुनर्विचार करे कि जब पूर्ण बहुमत में रहते हुए 4 साल में सरकार ये नहीं कर पाई, तो आगे फिर कहेगी कि हम तो करना चाहते हैं, नहीं करने दिया जा रहा है। तो ये स्थिति तो हमेशा ही बनी रहेगी। संविधान के लिए क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग होगी? अब गवर्नर उसमें से क्या उपाय निकालते हैं, तो गवर्नर से मिल के बात होगी तभी पता चलेगा। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग इस संदर्भ में नहीं है कि गवर्नर कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करने के लिए बाध्य होंगे। देखिए, 32 वाला जो विषय है, जिस मैंने कहा कि भाई जो बिल आई थी वापस, वो बिल पे जिस तरह से माननीय नेता सदन ने, मुख्यमंत्री जी ने एक पैराग्राफ 4 पेज का जो पढ़ा है, वो दिखलाता है कि वो कितने अपने कॉन्फिडेंस से डिगे हुए थे। वो जान रहे थे कि उनकी चोरी पकड़ी गई है। एक ऐसा विषय जो झारखंड के हर एक जनता के मन में है, और यह पूरी तरह से राज्य सरकार के हक और अधिकार में है कि नियोजन के लिए आप जो भी नीति बना सकते हैं, बनाना चाहिए। और राज्य सरकार के अधीन आता है और राज्य सूची के अंदर आता है। कैबिनेट के पास इतनी ताकत है कि वो नीति बना सकते हैं। और हम लोगों ने, जब रघुवर दास जी की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, तो हम लोगों ने यहीं से कैबिनेट से संकल्प निकाल करके लाखों लोगों को रोजगार देने का काम किया। इस सरकार ने लाखों लोगों को रोजगार देने का वायदा तो किया, लेकिन आज तक एक भी नियोजन इस सरकार ने नहीं लिया है। ये चलते सदन में माननीय सदस्यों के प्रश्नों के जवाब में इन्होंने स्वीकार किया है कि एक भी फ्रेश बहाली इन्होंने नहीं किया है। तो साफ दिखलाता है कि युवाओं के मुद्दे पर, और विशेष करके 1932 के मुद्दे पे सरकार पूरी तरह से विफल है। और ये चाहती है कि ये मुद्दा ही बने रहे। जिस तरह से झारखंड का मुद्दा झारखंड बना ही रहे, मुद्दा बना ही रहे। 1994 जब मौका आया था इन लोगों को, एक माननीय सदस्य को बहुत तकलीफ हो रहा था कि भाई भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कह रहे हैं नेरेटिव स्थापित कर रहे हैं। भाई, वनांचल आंदोलन का कारण ही झारखंड अलग राज्य बना। इसमें क्या असत्य क्या है? 15 नवंबर 2000 को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अलग राज्य बनाया। वनांचल का बिल अपने लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्तुत हुआ, वो पास हुआ। वनांचल का ही जो भूगोल था वो आज भी हम लोग जहाँ पर उपभोग कर रहे हैं, इस झारखंड का निर्माण हुआ है। इसमें असत्य क्या है? और वो झारखंड वनांचल बिल पास करके ये बड़ा हृदय दिखा करके अटल जी ने इसका नाम झारखंड रखा। इसमें अलग क्या विषय था? लेकिन आज जिस तरह से वनांचल के नाम को इन्होंने हटाया है,
वो जो चिन्हितीकरण में जिस तरह से इनका घपला किया है और जिस तरह से झारखंड के आंदोलन को इन्होंने 1994 में ही दफना दिया था, इनको राज्य से मतलब नहीं था, इन्होंने जैक पे समझौता कर लिया था, पैसे ले लिए थे और उस आंदोलन को ख़त्म कर दिया था। मुझे लगता है कि वनांचल आंदोलन का परिणति था झारखंड। जिस तरह से झारखंड आंदोलन को बचा करके अपने राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते थे, वो मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने, अटल जी ने छीन लिया इनसे, झारखंड अलग राज्य बना करके। अब 1932 के जिनको हमेशा उसका समाधान नहीं चाहते हैं, इसको जिंदा रखना चाहते हैं और ये लटकाने, भटकाने और अटकाने का काम करके यहाँ के युवाओं को सिर्फ और सिर्फ सब्ज बाग दिखा करके एक पोस्ट डेटेड चेक, एक भविष्य का इंश्योरेंस देकर के फिर एक बार ठगने का काम किया है। मुझे लगता है झारखंड की जनता, विशेषकर युवा, आज जितने निराश होंगे इससे पहले कभी नहीं होंगे। और आने वाले जो चुनावी वर्ष है, इस चुनावी वर्ष में इस झारखंड की सरकार को, जो जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के द्वारा नेतृत्व किया जा रहा है, इसको इस बार अच्छी तरह से सबक सिखाएं। और 1932 की खतियान आधारित बिल को फिर से सरकार ने लाने का काम किया और हम लोग पक्ष हो या विपक्ष हो, पिछले साल 2022 में ध्वनि मत से सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों की सहमति से हम लोगों ने उस बिल को आगे बढ़ाया था। उस समय भी हम लोगों ने कहा कि ये झारखंडी की भावना से जुड़ा हुआ ये बिल है, इसको आप इस तरह से भेजिए कि ताकि कोई त्रुटि ना रहे। लेकिन जिस तरह से आज फिर से बिल आया, हम लोगों का कहना था, बार बार हम कोशिश कर रहे थे, माननीय अध्यक्ष जी से समय मांग रहे थे, लेकिन वो एक तरफा केवल सत्ता पक्ष की ओर ही देखते रहते हैं। शायद हम लोग विपक्ष के विधायक हैं, हम लोगों के ऊपर नज़र नहीं आता है। हम लोग सुझाव देना चाह रहे थे कि अगर कांग्रेस जेएमएम की सरकार सचमुच 1932 खतियान आधारित नियोजन देने का काम करना चाहती है तो उसको विधानसभा में लाने की आवश्यकता क्या है, राज्यपाल के पास भेजने की आवश्यकता क्या है। 2016 में रघुवर दास जी की सरकार ने ये निर्णय लिया और वहाँ निर्णय के उपरांत स्थानीय नीति को परिभाषित किया और वही स्थानीय नीति आज पूरे झारखंड में आज भी लागू है। पहला प्रश्न मैं पूछना चाह रहा था कि मुख्यमंत्री जी से कि भाई आज झारखंड में कौन सी स्थानीय नीति चल रही है, और दूसरा मेरा प्रश्न ये था कि जब 2016 की स्थानीय नीति रघुवर दास और भाजपा की सरकार ने पारित किया तो उन्होंने विधानसभा को भेजने का काम नहीं किया, विधानसभा से राज्यपाल के पास भेजने का काम नहीं किया। जब वहाँ पर स्थानीय नीति, नियोजन नीति 2016 का आज तक लागू है, अब 4 और 3 7 साल हो गया और लाखों नौकरियां मिल गई, तो कहीं न कहीं सरकार के मन में चोर है। कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी गठबंधन ये जनता को गुमराह करने के लिए, भटकाने के लिए, कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए इस तरह का कारनामा कर रही है। मैं आपके माध्यम से झारखंड की जनता को यही कहूँगा कि 4 साल बीत गए, ना नौकरी मिला, ना नियोजन मिला, ना स्थानीय नीति ये सरकार दे पाई, तो निश्चित तौर पर ये सरकार झारखंड के जनता को, नौजवानों को ठगने का काम कर रही है। जो उनका अधिकार है, जो झारखंड सरकार का अधिकार है स्थानीयता को परिभाषित करने का, वो जानबूझकर विधानसभा में बिल ला रही है, राज्यपाल के पास भेज रही है, 9वीं अनुसूची में भेज रही है। तो आने वाले समय में इसका परिणाम इस सरकार को भुगतना होगा और जितना इनको अटकाना है, भटकाना है, लटकाना है, लोगों को जो वादे करके आए हैं उसको उनका वादा खिलाफी करना है। झारखंड की जनता देख रही है जिस तरह से अभी 3 राज्यों में इनका सूफड़ा कांग्रेस और एनडी गठबंधन का हुआ। आने वाले 2024 में चाहे लोकसभा हो, विधानसभा में एनडी गठबंधन फिर सूफड़ा साफ होगा, जो इनका निर्णय है। आपने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी जब सत्तारूढ़ दल ने 1932 का खतियान यह नारा दे करके, जहां एक और उन्होंने अर्जुन मुंडा जी के नेतृत्व की सरकार गिराई थी, 24 महीने से ज़्यादा सरकार में रहे और उसके बावजूद भी उन्होंने 32 का खतियान नहीं लाया। दूसरे सदन में 3 साल ये सत्ता में रहे, 5 लाख की नौकरी देने का वादा दे करके सरकार में आए। जिनको नौकरी नहीं देंगे उनको हम 5,000 और 7,000 वेतन भत्ता देंगे।
लेकिन जब नौकरी देने की बात आई तो उन्होंने 32 का खतियान लाया। आखिरकार फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य को बनाया है, इसलिए इस राज्य को संवारने की जिम्मेवारी भी भारतीय जनता पार्टी के कंधे पर है। और दलीय बद्धता से आगे बढ़ करके भारतीय जनता पार्टी इस राज्य के नौजवानों के हित में उस विधेयक के साथ पार्टी खड़ी रही। लेकिन आज सदन के माध्यम से सरकार ने जैसी सूचना दिया, खुद सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने सूचना दिया कि महामहिम राज्यपाल जी ने उस विधेयक को लौटा दिया है, तो फिर सदन के माध्यम से इसको जितनी गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए थी। चूंकि रोजगार यह राज्य का विषय होता है और इन्होंने योजनाबद्ध तरीका से प्रदेश के नौजवानों में भ्रम डालने के लिए ये एक बार फिर जिस प्रकार से हमारे नेताओं ने कहा कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री रघुवर दास जी ने एक तिथि निर्धारित किया और प्रदेश में 1 लाख से ज़्यादा नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का काम किया था, लेकिन इनको नौकरी देना है नहीं। ये इसी प्रकार से लटकाओ भटकाओ अटकाओ की योजना पर सरकार काम कर रही है और यही इनका नियति है और यही इनका न तो इनका नीति स्पष्ट है और न इनका नियत स्पष्ट है। ये लगातार प्रदेश के नौजवानों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाली सरकार आज झारखंड में स्थापित है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।